Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita, presenting here again with another important topic of SRA. Specific Relief Act की लास्ट क्लासेस में जो है हमने कितने सेक्शन कर लिए थे? अगर आपको माइंड में हो तो 18 सेक्शन तक हमने रिवाइज कर लिया था, लेकिन मुझे ये लगा कि अभी कुछ एक सेक्शन ऐसे जिनको बेयर प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी अगर समझेंगे तो हमारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम जो सेक्शन 9 से डिटेल डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन बेयर प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही इसको डिस्कस करेंगे। और जब भी मुझे नीड लगेगी कि अब मुझे जो है थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहिए, उस टाइम मैं SRA का जो है डिटेल डिस्कशन भी आपको करवाऊंगी। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। ये बात आ रही है कि अगर सब्सिक्वेंट कोई टाइटल किसी को मिल गया है, उस टाइटल को के बाद जो है क्या लायबिलिटी अराइज होगी, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। ये एक्सेप्शन है कि अगर कुछ इस चैप्टर में एक्सेप्शंस दी गई हैं, उसके होने के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट में भी एनफोर्स्ड, किसके अगेंस्ट एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है। सबसे पहले है आइदर पार्टी देयर टू, कोई भी पार्टी हो सकती है, दैट कैन बी नेसेसरी पार्टी, इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट दैट दैट कैन बी नेसेसरी पार्टी। आइदर पार्टी मीन्स हु प्रपोज फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट और द अदर पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके एनफोर्सिबिलिटी वो लॉ आ गई, उसमें जो दो पार्टीज है, मान लीजिए कोई मैटर है ए और बी, दो जनों के बीच में अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो एनफोर्समेंट करवा सकती है, ये बात कहता है। तो आइदर पार्टी का आप मान के चलिए नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए वो। और सेकंड चीज़ कि अगर वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, यानी कि उसके अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो उस सूट के अंदर, तो जो पूरा का पूरा सूट है वो नल एंड वॉइड जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि जो क्लेम कर रहे हैं उनका वो वहाँ पर राइट ही नहीं था कि जिसके तहत जो वो क्लेम करने जा रहे थे, अगर वो उन्हें ना भी प्रोवाइड करवाया जाए तब भी कोई इशू राइज नहीं होगा। तो इस मैटर में नेसेसरी पार्टी होना जरूरी है। फिर एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली, कि या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है अंडर हिम बाय अ टाइटल, उस मैटर में मान लो एक प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफ़र कर दी, उस टाइम उसके पास टाइटल नहीं था, लेकिन आज जब ट्रांसफ़र करने के बाद अगर उसके बाद उस प्रॉपर्टी का टाइटल आ जाता है, तो वो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो व्यक्ति करवा सकता है जो उस टाइटल में से क्लेम कर रहा था, तो एनी पर्सन आ जाएगा। फिर बात कर रहा है कि जो ट्रांसफरी है वो इसमें नहीं क्लेम कर सकता, जो ट्रांसफरी इसमें क्लेम नहीं कर सकता जिसने पहले से ही गुड फेथ में पेमेंट कर दी है, विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के नोटिस के बिना अगर पेमेंट कर दी है गुड फेथ के अंदर, उस मामले में जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, अदरवाइज वो क्लेम कर लेगा। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच, एक ऐसा व्यक्ति जो टाइटल क्लेम कर रहा है दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही वो जो क्लेम करने की सिचुएशन में था, प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, वो अब प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट बन गया है। कहने का मतलब है ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, ए जो है उस टाइम क्लेम कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, अब वो क्लेम कर रहा है, और जिसके पास सब्सिक्वेंट टाइटल आया, अब वो जो पार्टी है वो वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रही है। कहने का मतलब है ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का कॉन्टैक्ट हुआ, ए जो था यहाँ ट्रांसफर था और बी जो था ट्रांसफरी था। अब क्या हुआ कि उस टाइम में उसके पास ए के पास टाइटल नहीं था, उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाया। लेकिन टाइम निकलने से पहले ही अगर उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल आ जाता है, तो उस मामले में वो अब ट्रांसफरी जो है वो डिफेंडेंट बन जाएगा और जो ट्रांसफरर है वो प्लेंटिफ बन जाएगा। अगला जो है CA क्लोज है, 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ। 2018 का जो अमेंडमेंट है वो 1 अगस्त 2018 से अप्लीकेबल हुआ था। 18 जो है अमेंडमेंट का एक्ट नंबर था और 2018 में ही ये ऐड हुआ। फिर कह रहा है वन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वही वाली बात है जो हम 13 में कर चुके हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गई, नेक्स्ट टाइम जो है वो दूसरी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें इन्वॉल्व हो गया है, उसके बाद जो उनका अमगलमेशन हुआ है उसके बाद भी वही राइट्स अराइज हो जाएंगे। यही नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंपनी के रिगार्डिंग है जो हम 13 में डिस्कस कर चुके हैं, 15 में डिस्कस कर चुके हैं। वन द प्रोमेटर्स, ये सारे के सारे जो लास्ट वाले 3 क्लोज है मैं वहाँ डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरा लेक्चर जो है सेक्शन 15 के ऊपर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, ये आपके डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना टाइम सेविंग हो सके उतना हम करें। अगर मैं इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क लगाऊंगी
तो फिर आपको वही इशू कोई ना कोई टाइम का प्रॉब्लम आ सकता है और हमें अब टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को बचाना है। तो ये आप जो है उस कंसेप्ट में से अच्छे से देख सकते हो और वही वीडियो सुनकर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। आगे बात कर रहा है ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो थर्ड पार्टी है उससे एनफोर्समेंट करवाना है। ए और बी कोई पार्टी है, लेकिन यहाँ एनफोर्समेंट जो है ए जो है थर्ड पार्टी से करवा रहा है। उस मामले में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस होता है कि थर्ड पार्टी, जो थर्ड बंदा है, सब्स्टिट्यूट जो है वो वहाँ पर लायबल होगा, उससे ही वो परफॉर्मेंस करवाई जाएगी। ये कहता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं उसके होने के बावजूद एक्सेप्ट अदरवाइज एग्रीड, अगर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन। एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो आप मार्क कर लीजिए, मैं करवा रही हूँ। एग्रीड वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाय द पार्टी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से टूट गया क्योंकि जो प्रॉमिस किया गया था किसी भी पार्टी ने, एनी पार्टी वर्ड है, किसी भी पार्टी ने प्रॉमिस किया गया था, उसकी वजह से वो अपनी पार्टी जो है उस प्रॉमिस को तोड़ रही है, उस मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाता है। द पार्टी हु सफर, जो पार्टी सफर होती है, जो पार्टी एग्रीव्ड है उस ब्रीच के कारण, शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू ए थर्ड पार्टी। वो क्या करवा सकता है अब किसी थर्ड पार्टी से, जो सब्स्टिट्यूट है, थर्ड पार्टी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, उससे जो है वो परफॉर्मेंस करवा सकता है। एंड रिकवर द एक्सपेंसेज, और कुछ खर्चा जो लगा था उसका और कॉस्ट वगैरह जो है वो अगर कुछ हुई है, इनकर्ड हुई है, या उसने कुछ खर्च किया है या सफर्ड हुआ है, एग्रीव्ड हुआ है, तो उस ब्रीच के कारण तो वो वहाँ जो है क्लेम करवा सकता है। तो ये चीज़ जो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है। इसमें क्या है कि वो वहाँ से परफॉर्मेंस अगर करवा लेता है तो फिर जाके जो है उसके राइट जो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएंगे। इसके बाद है कि सेकंड क्लोज क्या कहता है। सेकंड क्लोज ये कहता है नो, पहले तो नो वर्ड है उसको माइंड में रखो। नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन, वो नहीं करवाया जाएगा अनलेस, जब तक कि द पार्टी जो पीड़ित है उस चीज से, अगर उसने नोटिस नहीं दिया है। नो वर्ड आ गया, स्टार्टिंग से नो से शुरू हो रहा है, नेगेटिव सेंस में शुरू हो रहा है कि अगर राइटिंग में नोटिस नहीं दिया है, कितने दिनों का, 30 डेज का, तो ये 30 डेज का नोटिस और गिविंग इन राइटिंग होना चाहिए टू द पार्टी इन ब्रीच, जिस पार्टी जिस पार्टी ने ब्रीच किया है। उसके बाद क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक नोटिस के टाइम में, या तो वो परफॉर्म कर देगा। एंड ऑन हिज रिफ्यूजल और फेलियर, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, वो रिफ्यूज कर देता है और वो परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, ही में गेट द सेम परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी और इन एजेंसी। या तो फिर इस मामले में कोई, मान लो कोई पार्टनरशिप था, उसमें एक बंदे की लाइबिलिटी बन रही थी, अब वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो किसी दूसरे बंदे से लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो वो परफॉर्म कर सकता है। कोई एजेंसी है, एजेंट के थ्रू जो परफॉर्म करवाया जा सकता है। फिर बात आती है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि द पार्टी हु सफर सच ब्रीच, अगर पार्टी कोई उस ब्रीच से, उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से पीड़ित हुई है, शैल नॉट बी एंटाइटल टू रिकवर, वो जो है उसमें हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, रिकवर नहीं कर सकता। एक्सपेंसेस, जो खर्चे और कॉस्ट हैं, कब नहीं करेगा, जब वो कह रहा है कि जो इस ब्रीच से एंटाइटल नहीं होगा अंडर सबसेक्शन 1 के तहत, अनलेस, जब तक कि ही हैड गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी और एजेंसी, कि जब तक उसको जो परफॉर्मेंस जो करवा रहा है थर्ड पार्टी से, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट अगर हुई थी उसकी, तो उस मामले में करवा सकता है। ये तो कह रहा है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता सेकंड क्लॉज। उसका प्रोवाइजो कह रहा है कि वो करवा सकता है अगर वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है उस मामले में, तो ये नोटिस वगैरह की भी जरूरत नहीं रहती। फिर थर्ड क्लॉज कहता है वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी जो सफर हो चुकी है, जो एग्रीव्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से, हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी, अगर वो थर्ड पार्टी से या एजेंसी से परफॉर्म करवा लेता है आफ्टर गिविंग नोटिस, नोटिस देने के बाद, ही शैल नॉट बी एंटाइटल, फर्दर जो है किसी प्रकार का एंटाइटल नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने का जिस पार्टी ने ब्रीच किया। मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए यहाँ पर ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, सी जो है एजेंट है, तो ये परफॉर्मेंस जो है सी ने कर दी। अब ये परफॉर्मेंस हो गई है, तो इसके बाद ए जो है बी से दोबारा नहीं कह सकता कि आप जो उस ब्रीच के लिए परफॉर्म करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता किसी भी कंडीशन में। ये बात कहता है थर्ड क्लोज कि नो फर्दर क्लेम ऑफ रिलीफ, एक बार अगर कोई क्लेम ले लिया है तो दोबारा वो उस क्लेम को नहीं ले सकता। फोर्थ क्लोज कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी, कोई भी ये सेक्शन का कोई भी ऐसा
हिस्सा जो है इस सेक्शन का प्रिवेंट नहीं करेगा, किसी भी पार्टी को रोकेगा नहीं। हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो पीड़ित हुआ है, फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच, और वो उस मामले में कंपनसेशन जो है क्लेम कर सकता है। कह रहा है कि इतना कुछ हो गया, फर्दर क्लेम नहीं लेगा किस चीज़ का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, लेकिन अगर वो ब्रीच हो चुका है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद में वो किसी प्रकार का कंपनसेशन उस पार्टी से क्लेम ना करे, वो बाद में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेन, ये दिया हुआ है, बट ये कह रहा है, फोर्थ क्लॉज कह रहा है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20A की, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप अगर बीच में रोक देते हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उस प्रकार के जो प्रोजेक्ट जो पहले से क्रिएट किए जा चुके हैं और जिसमें किसी की आप कह सकते हो कि पब्लिक नीड की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिज बन रही है, कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, उन प्रोजेक्ट्स को किसी प्रकार का स्टे ना लगे, उसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है 20A में 2018 के अमेंडमेंट से। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट, कोई भी इंजंक्शन जो है कोर्ट के द्वारा ग्रांट नहीं की जाएगी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम ग्रांट जो कर देते हैं, कोर्ट स्टे दे देता है, तो कह रहा है इंजंक्शन का या कोई भी स्टे नहीं देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल में, जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। अगर आप शेड्यूल को देखिए, अपने बेयर एक्ट को निकाल लीजिए, उसमें आप शेड्यूल को देखिए, उसमें कुछ एक ऑप्शन है 2018 में ही ऐड हुई है शेड्यूल। पहला है ट्रांसपोर्ट का, जैसे रोड, ब्रिज, पोर्ट्स, शिपयार्ड्स, इनलैंड वाटरवेज, इनके रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर एनर्जी से रिलेटेड है, वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट जो है आप शेड्यूल में जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी जब हमारा ये प्रोविजन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं शेड्यूल को डिस्कस करूंगी, अभी बीच में मैं डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि उससे क्या है कि हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कह रहा है उस मामले में कोर्ट जो है किसी प्रकार का इंजंक्शन नहीं देगी, क्योंकि ऐसा इंजंक्शन अगर दे दिया जाता है तो फिर क्या होता है, वुड कोज इम्पेडियंट टू डिले, कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कुछ डिले हो सकता है, तो उस डिले को रोकने के लिए जो है कोर्ट किसी प्रकार का इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए सेक्शन 20B एंड क्लोज HA ऑफ सेक्शन 41 जो अभी 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब बताया गया है कि वो कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स की, जो कैटेगरी शेड्यूल में दी गई है वही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये कुछ एक कंसेप्ट है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमें लगेगा कि अब इसकी रिक्वायरमेंट है। जब 14HA करेंगे तो उससे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको करवा दूंगी। सेकंड कहता है इसका क्लोज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में डिपेंडिंग अपन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसे ज़रूरतें पड़ गई हैं कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को है नेसेसरीली ये डिपेंड करता है कि उन प्रोजेक्ट्स को कितने टाइम तक रखना है, या ऑफिशियल गजेट में के हिसाब से वो एक इशू कर देगा नोटिफिकेशन कि उन शेड्यूल के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अमेंड कर सके। तो इसमें अमेंडमेंट की पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद है थर्ड क्लोज। थर्ड क्या कहता है, एवरी नोटिफिकेशन जो इशू की जाएगी वो नोटिफिकेशन ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट उठा के इशू कर देगी, वो कह रही है कि सबसे पहले वो लेट डाउन होगा। लेट डाउन का मतलब कहाँ रखी जाएगी, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हर एक हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में कितने पीरियड के लिए 30 डेज का टाइम देकर रखी जाएगी, और उसके बाद जो है किसी प्रकार का इस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें 30 डेज इंपॉर्टेंट है, लेट बिफोर बोथ द हाउसेज आगे पढ़ना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू स्टडी फर्दर क्लोज थर्ड। अगला है इसमें सेक्शन 20B। सेक्शन 20B जो स्पेशल कोर्ट्स बताता है, ये कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट्स कैसे एस्टेब्लिश होएगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, किसकी कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, नोटिफिकेशन भी पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में, कितनी कोर्ट्स कर सकता है, 1 और मोर कोर्ट जो स्टेट को लगता है, कहाँ करेगा, लोकल लिमिट्स में करेगा, किसके रिगार्डिंग करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग करेगा। तो स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन 20B में भी जो है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था 18 के अमेंडमेंट से।
इसके बाद देखते हैं हम आगे 20C, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट। जो सूट्स होते हैं ये तो आप भी जानते हो कि जो सिविल सूट्स होते हैं काफ़ी सालों तक चलते हैं, कहता है उनका एक्सपीडियस डिस्पोजल होना चाहिए। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ भी होते हुए जो ये डिसीजन है, जो ये सूट्स फाइल होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के, सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी डिस्पोज्ड ऑफ द बाय कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ में आप इसे कंप्लीट कर दोगे जब सम्मन जो है डिफेंडेंट को मिल जाएगा। ये कंडीशन है कि 12 महीने में पूरा कर दोगे, लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर ये लगता है कि पीरियड फिर भी एक्सटेंड होगा किसी रीजन से, तो वो क्या है 6 मंथ इसको एक्सटेंड कर सकता है, और उसके लिए भी रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड रीजन्स भी नोट करेगा। तो अब मान के चलिए इसमें क्या है 1.5 साल का टाइम हो गया है, 1.5 साल तक टाइम जो है कोर्ट दे सकता है। ये क्या कर दिया है यहाँ पर, शैल बी वर्ड यूज हुआ है। शैल बी का मतलब है कंपल्सन कर दिया गया एक तरीके से। फिर है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टन केसेस की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो होता है नॉर्मली एक्ट टू सी के लिए है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या है कुछ कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा प्लेंटिफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। पहला क्लोज ये कहता है, इसमें क्या आएगा, पहले में अगर आप शॉर्ट में लिखते हो तो एसपी प्लस में कंपनसेशन दोनों चीजें मिलेगी। सेकंड क्लोज कहता है इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नो बी ग्रांटेड। अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा, बट दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी विच इज ब्रोकन। अगर ये लगता है कि वहां क्या है ब्रोकन हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सिर्फ वो क्या कर देगी कंपनसेशन उसको दे देगी। फर्स्ट क्लोज कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के इन एडिशन कंपनसेशन दे देगी। सेकंड कहता है कि अगर मान लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती तो कोर्ट उस मैटर में कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। फिर थर्ड ये कहता है कि इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है बट दैट इट इज नॉट सफिशिएंट, और ये लगता है कि ये काफी नहीं है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी उस ब्रीच के लिए कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवा देगी। तो इसमें भी यही कैटेगरी दोनों शामिल होएगी, फर्स्ट में भी यही है, तो ये दोनों जो है इन दोनों क्लोज में आ जाएगा। फिर फोर्थ कहता है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन। अगर किसी प्रकार की कंपनसेशन की अमाउंट को डिसाइड करना है तो कोर्ट क्या करेगी, जो प्रिंसिपल सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रिंसिपल फॉलो करके ही कंपनसेशन डिसाइड करेगी, अदरवाइज वो कंपनसेशन नहीं देगी। फिर इसका अगला क्लोज कहता है नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस एक्ट अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपनसेशन। की जब तक प्लेंटिफ क्लेम नहीं करेगा तब तक कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। बट ये इसमें एक प्रोवाइजो भी है, वो ये कहता है कि वेयर जहां पर लगता है कि प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया कंपनसेशन, कोर्ट क्या कर सकती है किसी भी स्टेज पर अमेंड कर सकती है। 711 में अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट होता है 711 में, वो करवा सकती है। द सर्कमस्टेंसेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकैपेबल। अगर ये लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता तो जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का वो उसको प्रिक्लूड नहीं करेगा कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड ना करे। तो सेक्शन 21 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्लोज कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन, थर्ड क्लोज भी यही बात कह रहा है, सेकंड क्लोज कह रहा है कि कंपनसेशन मिलेगा अगर लगता है कोर्ट को कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ बनता ही नहीं है। फोर्थ क्लोज कह रहा है कि अगर कंपनसेशन भी देता है तो वो भी क्या करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 के तहत जो प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ क्लॉज ये कहता है कि कोई भी ऐसा कंपनसेशन कोर्ट नहीं देगी जब तक प्लेंटिफ के द्वारा उसमें डिमांड ना किया गया है। फिर भी एक प्रोवाइजो दिया गया क्योंकि सिविल मैटर्स हैं तो काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दी गई है और हमारे प्रोविजंस भी ऐसे ही हैं। कहता है कि अगर मान लो ये लगता है डिसीजन आने से पहले, एट एनी स्टेज का मतलब है डिसीजन आने से पहले कोई भी स्टेज हो, इशूइंग समनिंग हो या मान लो फ्रेमिंग ऑफ जो इश्यूज है, इशू फ्रेम हुए हैं या कोई भी विटनेसेस वगैरह हुए हैं, एविडेंसेस हुए हैं, उस टाइम पर लगता है कि कंपनसेशन को क्लेम किया जाना चाहिए तो कोर्ट जो है अलाउ कर देगी, क्लेम किया जा सकता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के थ्रू। फिर कहता है एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसमें परफॉर्म नहीं हो सकती है तब भी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं हो जाएगा कोर्ट की वो कंपनसेशन प्रोवाइड ना करवा दे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 21। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 की।
पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन के मामले में, पार्टीशन के मामले में, रिफंड के मामले में। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? जो बयाना वगैरह होता है, हम कोई मकान खरीदते हैं उसके लिए हम बयाना करते हैं, उसके 1/4 का या कुछ भी, तो उसको रिफंड करवाने के लिए ग्रांट है, कर सकती है कोर्ट। ये 3-4 मैटर है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ भी होते हुए, एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिमांड कर रहा है कोई भी पर्सन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यहाँ पर मे वर्ड है, डिस्क्रिशनरी है, इन ऑपरेट केस आस्क फॉर, तो वो भी क्या है? आस्क कर सकता है, मांग सकता है। क्या मांग सकता है? पोजेशन मांग सकता है। सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और वो पहले कह देता है कि जी मुझे पोजेशन तो दिलवाइए, पार्टीशन करवा दीजिए, सेपरेट पोजेशन दिलवा दीजिए, तो जो है ये जो है रिलीफ जो है ग्रांट कर सकती है कोर्ट, ये कोर्ट के पास पावर है। फिर कहता है एनी अदर रिलीफ, कोई दूसरा रिलीफ विच ही में बी एंटाइटल, जिसके लिए कोर्ट को लगता है कि वो हकदार है, इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, जैसे बयाने की रकम है उसको रिफंड करवाने की, और पेड डिपॉजिट पेड, या जो पहले डिपॉजिट पे कर दिया गया था उस मामले में जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की बात थी और वो होता नहीं है, तो उस मामले में भी क्लेम कर सकता है, पार्टी क्लेम कर सकती है और कोर्ट उसको ग्रांट कर सकता है। सेकंड क्लोज कहता है नो रिलीफ अंडर क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए में पोजेशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजेशन की बात है। सेकंड में कोई और रिलीफ अर्नेस्ट मनी के रिगार्डिंग कहता है कि कोई भी ऐसा रिलीफ ए और बी क्लोज में नहीं दिया जा सकता अनलेस ये क्लेम ना किया जाए। जब तक क्लेम नहीं किया जाएगा तो कोर्ट को क्या पता, कोई सपने थोड़ा नहीं आते कि हमें ये रिलीफ देना है, क्लेम किया गया तभी रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज फिर कहता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जो है लास्ट सेक्शन में हमने किया था वही चीज इंक्लूड हो जाएगी। फिर वही कह रहा है कि द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लोज बी में जो ग्रांट कर रहा है बिना किसी सेक्शन 21 के प्रोविजन को डैमेज किए ही वो ग्रांट कर सकता है, ये कोर्ट की पावर हो जाएगी। इसके बाद है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज इज नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोई डैमेज हो गया है, लिक्विडेशन हो रहा है उसका, 74 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सारे प्रिंसिपल गवर्न है कि वो किसी प्रकार का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बार नहीं है। मान लो पहले कुछ डैमेजेस मिल गए हैं फिर बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहे हैं तो वो कोई बार नहीं होगी। ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना चाहिए था, मे बी सो इन्फोर्स, और करवाया जाना भी चाहिए था, दो सम बी नेम्ड इन इट्स अमाउंट टू बी पेड। ब्रीच के लिए कहता है कि ब्रीच कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिगार्डिंग पहले डैमेजेस क्लेम करे जा चुके हैं। इफ द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की और जो टेंडिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, अगर कोर्ट को ये लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर सिक्योर होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट अगर पार्टी का है और डैमेज भी अगर मिल गया है तो उसके बाद भी परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। वन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस सेक्शन के तहत हो जाएगी, द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ सम मनी, तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाता है तो जो पहले डैमेज ग्रांट कर दिए गए थे, लिक्विडेट कर दिए गए थे, डिसाइड कर दिए गए थे, वो कोर्ट जो है डिक्री में उस पेमेंट की बात नहीं करेगी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाती है तो ये सेक्शन 23 कहता है, जो रेड विद सेक्शन 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ हम पढ़ेंगे। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, पहली बात नॉर्मली इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं आता क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं। और जो पहला पेपर होता है हरियाणा जुडिशरी में मेंस का, उसमें क्या है, पहले पेपर में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है और सेल ऑफ गुड्स है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और तो इसके इतने सारे एक्ट्स हो जाते हैं तो उसमें जो है आप मानिए 200 नंबर के पेपर में से 20 या 30 नंबर का पेपर आएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से, और अगर उसमें से ही अगर लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस दे दिया, मेरे अकॉर्डिंग इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें छोड़ के कुछ भी नहीं चलना क्योंकि जो पार्ट बेयर एक्ट का है और एग्जामिनर का पता नहीं वो कहाँ से पेपर को उलझा के दे दे कि बच्चों की जो है जो तैयारी करी है उससे उल्ट हो जाए, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि अगर आइडिया होगा तो हम एग्जाम में उसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन 23 और सेक्शन 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो डिटेल में डिस्कशन होता ही है। फिर बात कर रहा है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट। कह रहा है कि अगर मान लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस हो गया है, उसके बाद बार है किसी ऐसे सूट को आप फाइल नहीं कर सकते जिसपे कंपनसेशन फॉर ब्रीच होगा। द डिसमिसल ऑफ ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयरों फॉर कोई भी उसका पार्ट है शेल बार द प्लेंटिफ का जो राइट है सू फॉर कंपनसेशन को बार कर देगा एज द केस में, जैसे भी केस होगा। बट एक फिर बट वाला आ गया मामला, बट शेल नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ। कंपनसेशन नहीं कर सकता, मान लिया कंपनसेशन डिमांड नहीं करेगा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है क्या हो गया वहां पर डिसमिसल हो गया है,
बट उसके अलावा वो क्या डिमांड कर सकता है, इसके अलावा वो डिमांड कर सकता है डैमेजेस, कुछ अदर ऑल्टरनेटिव है वो डिमांड कर सकता है। वो उस चीज़ को बाहर नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंपनसेशन को बाहर कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, इतना ही कंसेप्ट है। उसके अलावा है सेक्शन नंबर 25, फिर हम चैप्टर 3 जो है कल से स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश है चैप्टर 3 पे जो है तकरीबन मैं 20-25 मिनट का वीडियो बना के डालूं, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साथ में इसमें से मेंस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हमें अच्छे से समझना होगा। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस, जो प्रीसीडिंग सेक्शन हमने पढ़े हैं 24 तक, सर्टन अवार्ड्स और टेस्टामेंट्री डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि द प्रोविजन है इस चैप्टर के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग शैल अप्लाई टू अवार्ड्स, ये अवार्ड्स पे भी अप्लाई होंगे, टू विच द आर्बिट्रेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई एंड टू डायरेक्शन इन लेकिन ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। कह रहा है कि जो प्रोविजन है इस चैप्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो अवार्ड्स पे अप्लाई होंगे, टू विच द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई एंड टू डायरेक्शन इन ए विल और कोडिशियल टू एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर सेटलमेंट। कहता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसे प्रोविजन है जो प्रीवियस सेक्शन के है, वो सर्टन अवार्ड्स पे भी इसकी एप्लीकेशन होगी, हाउ एवर देयर बी एन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट होने के बावजूद भी, पर ये जो प्रोविजंस है किसी भी तरीके से विल, कोडिशियल और एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर कोई सेटलमेंट है उसके ऊपर ये किसी भी प्रकार से लागू नहीं होंगे। कह रहा है कि सर्टन अवार्ड्स के लिए और सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी एप्लीकेशन को लगाया जा सकता है, पर डस डोंट अप्लाई, और विल, कोडिशियल और अदर डॉक्यूमेंट जो है सेटलमेंट के रिगार्डिंग उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज का हमारा कंसेप्ट है चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, और जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको करवा दिया। फिर भी आपके कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, और आपके सजेशन मुझे अच्छे लगेंगे तो वो मैं अपने लेक्चर में जरूर इंक्लूड करूँगी। और अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, LLB LLM कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो आपको रिवीजन भी करते रहना होगा, बिना रिवीजन के आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा जिस भी वीडियो के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।